नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग। टाइम्स नाउ भारत पर फिट इंडिया का सुपर हिट बुलेटिन आप देख रहे हैं। आपके साथ खबरों में मैं हूं साक्षी मिश्रा। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं हूं श्रुतिका, आप सभी के साथ में। और आज देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें लेकर हम हाजिर हैं। एक बार फिर से आपको बताएंगे क्या कुछ राजनीतिक जगत में हो रहा है। मॉर्निंग अपडेट आप तक पहुंचाएंगे, सुबह 9 बजे तक देंगे आपका साथ। तो हो जाइए तैयार, शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। कि जहां पर वो पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में मौजूद रहने वाले हैं और ऐसे में वो 26,000 करोड़ की सौगात देने वाले हैं। आपको दिखाते हैं रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब के दौरे पर जाने वाले हैं। पीएम मोदी के दौरे की शुरुआत हरियाणा के जिंद से शुरू होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 जुलाई को जिंद और सोनीपत के बीच चलने वाली भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। इसके बाद वो जिंद के एकलव्य स्टेडियम में करीब 14,700 करोड़ की लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे, जिसमें 12,470 करोड़ से ज्यादा की लागत से तैयार नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट्स के साथ हेल्थ और कल्चरल प्रोजेक्ट्स भी शामिल हैं। नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट के तहत पीएम मोदी करीब 9,680 करोड़ की लागत से बने 157.92 किलोमीटर लंबे 4 लेन फुली एक्सेस कंट्रोल वाले दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे देश को समर्पित करेंगे। NH7 और NH344 के बीच 33.81 के लंबे 4 लेन अंबाला काला अंब हाईवे, NH352A पर 40.60 किलोमीटर लंबे जिंद गोहाना ग्रीनफील्ड हाईवे और कुरुक्षेत्र में एलिवेटेड रेलवे ट्रैक देश को समर्पित करेंगे। साथ ही 24.27 के लंबे हांसी बरवाला ब्राउनफील्ड हाईवे प्रोजेक्ट का शिलान्यास भी करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी हरियाणा में कई स्वास्थ्य और सांस्कृतिक परियोजनाओं का भी शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। इस बात की खुशी है कि 17 तारीख को जैसे ही देश के प्रधानमंत्री हरी झंडी दिखाएंगे गाड़ी को, उसी समय पूरे विश्व के नक्शे पर जींद का नाम आ जाएगा और ये हमारे बड़ी खुशी की बात है। और इसी विषय पे हम लोग 51 क्विंटल प्रसाद लड्डुओं का बांटने का काम करेंगे। पंडाल में सबको हम लड्डू का प्रसाद देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरियाणा के दौरे को पूरा करने के बाद दोपहर में चंडीगढ़ पहुंचेंगे, जहां वो 6,600 करोड़ से ज्यादा की लागत की स्वास्थ्य, शिक्षा और रोड इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी अपने 3 राज्यों के दौरे के आखिर में पंजाब के जालंधर पहुंचेंगे, जहां वो 5,470 करोड़ से ज्यादा की लागत वाली रेल और सड़क परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। इन परियोजनाओं का उद्देश्य कनेक्टिविटी को बढ़ाने, यात्रियों की सुविधाओं का विस्तार करने के साथ क्षेत्र में आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है। जालंधर दौरे के दौरान पीएम मोदी अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत करीब 1,570 करोड़ की लागत से विकसित जालंधर कैंट सहित 20 राज्यों के 75 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का उद्घाटन करेंगे। 830 करोड़ रुपए की लागत से तैयार कई नई रेलवे लाइनों का उद्घाटन करेंगे और करटोली अंबाला ट्रेन सर्विस और अमृतसर वाराणसी रेल सेवा को भी हरी झंडी दिखाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी 3,070 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत वाले नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। इसमें दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे के 30.9 किलोमीटर लंबे पैकेज 6 का उद्घाटन और 25.2 किलोमीटर लंबे 6 लेन दक्षिणी लुधियाना ग्रीनफील्ड बाईपास की शिलान्यास शामिल है। पीएम नरेंद्र मोदी हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब में एक विशाल जनसभा को भी संबोधित करेंगे, जिसको लेकर प्रदेश बीजेपी ने पूरी तैयारियां कर ली हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी की, जहां के लोगों को पीएम ने अब तक की सबसे बड़ी सौगात दी है। दरअसल यहां पर 2 एलिवेटेड रोड की सौगात दी जा रही है और अब इसको मंजूरी भी मिल गई है। आपको दिखाते हैं रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले 12 सालों से वाराणसी के सांसद हैं और इन 10 सालों से अधिक के समय में काशी के लोगों के साथ पीएम मोदी का प्रधान सेवक का रिश्ता बन गया है और प्रधानमंत्री के रोम रोम में बनारस बसा हुआ है। इसी अटूट रिश्ते को निभाते हुए पीएम ने अपने संसदीय क्षेत्र के लोगों को बड़ा तोहफा दे दिया है। वहाँ काशी भी देखा हूँ,
जो कांग्रेस और सपा बसपा की सरकारों के समय की थी, और मैं वर्तमान की काशी देख रहा हूं, जो माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जो इस समय काशी है, यहाँ आने के बाद लोगों को लगता है कि वास्तव में बाबा विश्वनाथ जी की नगरी में आए हैं। 25,000 करोड़ की यह सौगात के लिए मैं काशी वासियों को बहुत बधाई देता हूँ। इसमें काशी ही नहीं, काशी है, चंदौली है, गाजीपुर है, जो आस पड़ोस के जिले हैं उनको भी इसका बहुत व्यापक लाभ होने वाला है। मैं बहुत हृदय से स्वागत करता हूँ और काशी वासियों को बधाई देता हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को कैबिनेट की अहम बैठक की, जिसमें वाराणसी में 2 एलिवेटेड रोड गंगा और वरुणा बनाने को मंजूरी दी, जिस पर 25,000 करोड़ रुपए का खर्चा आएगा। ये विश्व सुंदरी पुल से शुरू होकर सामने घाट रामनगर होते हुए नमो घाट तक जाएगी और सीधे वाराणसी रिंग रोड के गंगा पुल से जुड़ेगी। गंगा एलिवेटेड कॉरिडोर लगभग 46 किलोमीटर लंबा होगा, जो 6 लेन का ग्रीनफील्ड एलिवेटेड कॉरिडोर होगा, जिसकी अनुमानित लागत 14,447 करोड़ है। इसके बनने से चंदौली, मिर्जापुर, गाजीपुर और बिहार की तरफ से आने वाले वाहनों को वाराणसी शहर के अंदर प्रवेश किए बिना ही आगे जाने का रास्ता मिल जाएगा। इससे शहर में ट्रैफिक का दबाव कम होगा। वरुणा एलिवेटेड कॉरिडोर वाराणसी की वरुणा नदी के समानांतर बनाया जाएगा। इसका उद्देश्य शहर के अंदर बढ़ते ट्रैफिक दबाव को कम करके वाहनों को रिंग रोड और नेशनल हाईवे की ओर पहुंचाना है। ये कॉरिडोर हरहुआ राजा तालाब रिंग रोड क्षेत्र से शुरू होकर नमो घाट तक जाएगा। इसकी कुल लंबाई करीब 43.2 किलोमीटर होगी। इसमें मुख्य हिस्सा करीब 21.15 किलोमीटर का 4 लेन लिंक कनेक्टर होगा, जबकि बाकी हिस्सा 6 लेन कॉरिडोर होगा। ये कॉरिडोर नेशनल हाईवे 31 को वाराणसी रिंग रोड से जोड़ेगा। कब तक समय पूरा करने का इसका समय तिथि है सर? इसमें समय अभी टेंडर फ्लोट किए हुए हैं और लगभग 3 से 4.5 साल के बीच में इसकी कंप्लीशन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस प्रोजेक्ट से न केवल वाराणसी के लोगों को जाम की समस्या से मुक्ति मिलेगी, बल्कि काशी में विकास की रफ्तार भी तेज होगी। वाराणसी में जो 2 एलिवेटेड रोड बनाने की मंजूरी दी गई है, उसके बाद से ही वाराणसी के लोग खुशी में डूबे हुए नजर आ रहे हैं। वैसे तो अब तक काशी को आध्यात्मिक और सांस्कृतिक शहर के तौर पर जाना जाता रहा है, लेकिन अब आधुनिकता के सभी पैमानों पर कैसे काशी खरी उतर रही है, आपको दिखाते हैं। 46 किलोमीटर की जो दूरी है उसको तय करने में 1 से 1.5 घंटे लगते थे, लेकिन वो बमुश्किल से 20 से 25 मिनट के अंदर सिमट जाएंगे। इस कार्य से जो कि क्या कहते हैं ट्रैफिक का बहुत बड़ा समस्या खत्म हो जाएगा, जो कि लोग जाम में फंस जाते थे घंटों भर, उस समस्या से लोगों को बहुत राहत मिलेगी। और ये समझ लिए कि बनारस के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है माननीय मोदी जी की तरफ से, और इसके लिए बनारस वासियों को बहुत बहुत बधाई हो। बहुत बहुत बधाई। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के सामने भी एक फुट ओवरब्रिज बनाया जा रहा है। इस पार से उस पार लोग आसानी से आ जा सकेंगे। वहां तक जो लोगों की एक तरीके से जो दर्शन करने के लिए उनको थोड़ा सा कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था, उसको कम करने की कोशिश की जा रही है। देखिए, हम बहुत कुछ कह नहीं पाएंगे। मोदी इज द बेस्ट, इंडिया इज द बेस्ट। सारे जहां से अच्छा हिंदू सीता हमारा। मोदी जी ने जो काम कर दिया वो हमको तो लगता है कि हमारे जन्म के बाद भी कई जन्मों तक ऐसा कार्य इस धरती पर नहीं हो पाएगा। जय जय श्री राम। एक साथ 2 एलिवेटेड जो रोड हैं, 6 लेन एलिवेटेड रोड है जिसको बनाया जा रहा है। वाराणसी की तस्वीर बदलने के लिए कितना काफी है और कितना सहायक होगा? बहुत ज्यादा। ये तो जितना विकास मोदी जी कर रहे हैं, भारत के प्रधानमंत्री जी, आपके वाराणसी के सांसद जी भी हैं, और मुझे जैसे इन्होंने भाई साहब जी ने कहा, मैं ये जानता हूँ कि मोदी जी का जो विकास क्षेत्र जो है काशी के लिए, काशी के साथ साथ वो भारत को भी देख रहे हैं, ये नहीं कह रहे हैं, लेकिन काशी को जो ये निजात मिल रही है, एक तो ट्रैफिक की समस्या खत्म होगी, दूसरी चीज जो पुल जो बन रहा है, इस पुल से जो है एक तरह से देखा जाए तो हमारा जो जुड़ाव है ट्रैफिक के, मतलब एक तरह से सही होने का विकास को एक नई रफ्तार मिलेगी।
मॉनसून सत्र की, जिसको लेकर आज कांग्रेस की एक बड़ी बैठक होने वाली है। और इससे पहले भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से एक बैठक की गई है जिसमें मॉनसून सत्र को लेकर कई बातों पर मंथन किया गया है। आपको दिखाते हैं रिपोर्ट। संसद के मॉनसून सेशन को लेकर सरकार भी फुल एक्शन में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरकारी निवास 7 लोक कल्याण मार्ग पर बुधवार को बड़ी बैठक बुलाई, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन, संगठन महासचिव BL संतोष मौजूद रहे। मीटिंग में एक तरफ मॉनसून सेशन पर चर्चा हुई, जिसमें अहम राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा की गई, जिसमें सरकार के घिरने की संभावना, उन सभी मामलों पर बारीकी से बात की गई। वहीं दूसरी तरफ संगठन, आगामी चुनावी रणनीतियों पर मंथन किया गया। सोमवार से शुरू हो रहे मॉनसून सेशन पर कांग्रेस की आज एक अहम बैठक है, जिसमें सरकार को घेरने की रणनीति बनाई जाएगी। कांग्रेस संसदीय दल यानी CPP की अध्यक्ष सोनिया गांधी के घर अहम बैठक होगी, जिसमें सत्र के दौरान जनहित और राजनीतिक मुद्दों को उठाने और पार्टी की व्यापक संसदीय रणनीति को अंतिम रूप देने पर गहन चर्चा की जाएगी और पार्टी की व्यापक संसदीय रणनीति को अंतिम रूप दिया जाएगा। मॉनसून सेशन पर सत्ता और विपक्ष की बैठकों के बीच बड़ी खबर आई है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि NCP का शरद पवार गुट डिलिमिटेशन बिल का समर्थन करने का ऐलान कर सकता है। बताया जा रहा है कि दिल्ली और मुंबई में हुई बैठकों के बाद पार्टी ने ये रुख तय किया। आने वाले दिनों में पार्टी के सीनियर लीडर इसकी औपचारिक घोषणा कर सकते हैं। और अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश के चुनावी समर की, जहां पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के बीच में गठबंधन को लेकर अभी तक फैसला नहीं लिया गया है। एक तरफ समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी आने वाले विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश में कैसे लड़ेंगी, इसको लेकर सस्पेंस तो बरकरार है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ दोनों पार्टी के बीच में कैसे जो जुबानी जंग है वो तेज होती हुई देखी जा रही है। आपको दिखाते हैं। यूपी विधानसभा चुनाव का काउंटडाउन जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे इंडी ब्लॉक के 2 अहम दल कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में वार पलटवार का दौर जारी है। शुरुआत समाजवादी पार्टी की तरफ से हुई तो रिएक्शन कांग्रेस से भी आया। सबसे पहले SP अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सीट को लेकर जीत का फॉर्मूला वाला बयान दिया, तो यूपी कांग्रेस प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम ने सूबे में बराबरी की बात कही और इन सब के बीच दोनों पार्टियों के नेताओं के बीच नॉन स्टॉप हमले हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच अलायंस का रूप क्या होगा, किसको कितनी सीटें मिलेंगी, इन सभी बातों पर सियासी मिस्ट्री बनी हुई है। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आई है कि समाजवादी पार्टी यूपी में कांग्रेस को ज्यादा अहमियत देने के मूड में नहीं है। चुनाव में ज्यादा देरी नहीं है और समाजवादी पार्टी की पूरी तरह से तैयारी है और देखिए, भारतीय जनता पार्टी झूठी पार्टी है और आज तक के इतिहास में सबसे बेईमान सरकार है। वहीं अखिलेश यादव के PDA के मुकाबले में कांग्रेस मुस्लिम कार्ड खेलने की रणनीति बना रही है। बताया जा रहा है कि कांग्रेस मुस्लिम नेताओं को आगे कर अल्पसंख्यकों की अनदेखी का मुद्दा उठाकर मुस्लिम वोटों को अपने साथ जोड़ने की कोशिश में है। निश्चित तौर से हम संगठन को मजबूत लगातार कर रहे हैं। 403 विधानसभाओं पर पूरे संगठन सृजन के माध्यम से एक विधानसभा को ताकत दे रहे हैं। इस बीच उत्तर प्रदेश की सियासत में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की भी एंट्री हो गई है। पार्टी अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने लखनऊ में एक बड़ी बैठक की, जिसमें यूपी चुनाव को लेकर रणनीतियों पर मंथन किया गया। चिराग पासवान की पार्टी की नजर यूपी में पासी वोट बैंक पर है, जिसे सपा के PDA समीकरण का अहम हिस्सा माना जाता है। बता दें कि लोकसभा चुनाव में अयोध्या में पासी वोटों की बदौलत समाजवादी पार्टी ने अयोध्या सीट पर कब्जा किया था। अब LJPR उसी सामाजिक आधार को साधने की कोशिश में है। पार्टी 403 विधानसभा सीटों पर संगठन और चुनावी तैयारियों में जुटी है। LJPR यूपी में चुनाव NDA में रहकर या अकेले लड़ेगी, इसका अंतिम फैसला LJPR की केंद्रीय समिति करेगी। राम मंदिर, बद्रीनाथ, अंबाजी और अब
भरतपुर का बिहारी जी मंदिर, यहाँ भी चढ़ावा चोरी होने के आरोप लग रहे हैं। दरअसल जो दानदाता परिवार है उसकी तरफ से आरोप लगाया गया है कि मंदिर में मूर्ति के ऊपर जो हीरा दान में दिया गया था, जो लगाया गया था, उसे चुराने के बाद में वहां पर कांच का टुकड़ा लगा दिया गया। आखिरकार मामला क्या है, आपको दिखाते हैं रिपोर्ट में। क्या सच में बदल गया इस मंदिर में भगवान को चढ़ा हीरा? ये है राजस्थान के भरतपुर का बिहारी जी मंदिर। एक महिला भक्त ने दावा किया है कि इस मंदिर में भगवान की प्रतिमा पर लगा असली हीरा गायब है और उसकी जगह कांच का टुकड़े जैसा कुछ लगा दिया गया है। 2024 में दिसंबर में ये हीरा चढ़ा था। उसके कुछ दिन बाद हमने मनोज भारद्वाज जी को ये समर्पित किया था, उन्होंने ही चढ़ाया था हीरा। उसके कुछ दिन बाद, मतलब 6-7 महीने बाद हमारे पास जैसे न्यूज़ आने लगी कि वो वहाँ पे हीरा नहीं है। तो फिर हमने जाके देखा भी, पता भी किया हमने, लेकिन हमें वो हीरे की वाली जो चमक होती है वो नहीं थी, फर्क था उसमें। मतलब जो हमने हीरा चढ़ाया तो वो नहीं। फिर हमने बात भी की, मुकेश मीणा जी से बात भी की, लेकिन उन्होंने संतुष्टिजनक कोई जवाब नहीं दिया। हम व्यापारी प्रवीण बंसल की माता मीरा बंसल ने भगवान बिहारी जी के प्रति श्रद्धा व्यक्त करते हुए साल 2024 में मंदिर में एक हीरा भेंट किया था। भगवान को 3,65,000 रुपए का हीरा अर्पित किया गया था। दानदाता परिवार का दावा है कि देवस्थान विभाग ने मिलीभगत कर हीरे को गायब कर दिया है। परिवार का आरोप है कि हीरा दान करने के बाद उन्होंने देवस्थान विभाग से कई बार रजिस्ट्रेशन कराने के लिए रसीद मांगी, लेकिन उन्हें रसीद नहीं दी गई। पहले भी मम्मी कई बार जा चुकी थी वो लेकर स्लिप लेने के लिए कि भैया हमें इसकी स्लिप दे दो देवस्थान की, लेकिन उन्होंने वो स्लिप भी नहीं दी हमको। जो रसीद होती है ना वो काट के नहीं दी हम। लेकिन हमने कहा कि हमारा हीरे की जांच करवा दीजिए, हम आपको सही साबित कर देंगे। हमें क्या करना है, हमारे हीरे की जांच हो जाए, हम फ्री हो जाएंगे, आप भी फ्री हो जाएंगे। लेकिन कोई जांच नहीं हुई है। 3,65,000 का। तो देवस्थान वाले क्या बोलते हैं? देवस्थान वाले बोलते हैं, अब तो वो उल्टी बात करते हैं कि क्या पता आपने कांच का टुकड़ा चढ़ाया हो। अरे तुम लोग किस लिए बैठे हो? जब हम लोग लेकर गए थे हीरे को तभी जांच करते ना उसको। तुम लोग किस लिए बैठे हो? तुम्हें भगवान सरकार ने नौकरी दी है, किस लिए नौकरी दी है? इसलिए कि हर चीज की जांच करो। तुम अब हीरा खा गए हमारा, अब उसको तुम अपनी सफाई देने के लिए उसे कांच का टुकड़ा बता रहे हो। परिवार के आरोपों पर देवस्थान विभाग के आयुक्त मुकेश मीणा ने कहा कि हीरे का सत्यापन अभी तक नहीं हुआ है और इसकी जांच के लिए एक समिति गठित की गई है। जांच रिपोर्ट आने के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो सकेगी। और अब आपको बड़ी अपडेट बताते हैं। राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मामले को लेकर एसआईटी की जो समय सीमा है इन्वेस्टिगेशन की वो समाप्त हो गई और ऐसे में कोषाध्यक्ष जो राम मंदिर के हैं गोविंद देवगिरी, उनके साथ में भी पूछताछ की गई है। तो आपको बता दें कि गोविंद देवगिरी की भूमिका को लेकर जांच हो रही है। साथ ही ट्रस्ट के वित्तीय और चढ़ावे के प्रबंधन की व्यवस्था की भी गहन जांच पड़ताल की गई है। तो ट्रस्ट के वित्तीय और चढ़ावे के प्रबंधन की व्यवस्था की गहन जांच के साथ में एसआईटी ने अयोध्या के वैदेही भवन का भी दौरा किया है, जहां उनके ठहरने की गई व्यवस्थाओं के बारे में महंतों और सेवकों से पूछताछ भी की गई है। चंपत राय अनिल मिश्रा के बाद अब एसआईटी की नजर ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंद देवगिरी पर है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है वैसे वैसे खुलासे भी हो रहे हैं। इस बीच जांच की आंच श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंद देवगिरी तक पहुंच गई है। सूत्रों के मुताबिक एसआईटी ने स्वामी गोविंद देवगिरी की भूमिका और जिम्मेदारियों की भी विस्तृत जांच की है। एसआईटी ने कोषाध्यक्ष की प्रशासनिक और वित्तीय जिम्मेदारियों की पड़ताल की। जांच के दौरान एसआईटी की टीम अयोध्या धाम में वैदेही भवन भी पहुंची, जहां स्वामी गोविंद देवगिरी ठहरते हैं। टीम ने महंत और सेवादारों से उनके प्रवास और व्यवस्थाओं को लेकर पूछताछ की। साथ ही ये भी परखा गया कि ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष के रूप में चढ़ावा प्रबंधन की व्यवस्था में उनकी भूमिका किस सीमा तक थी। अपहार वहां पर नहीं होगा, इसके लिए कड़ी व्यवस्था करना यह हमारा सबसे पहला आवश्यक कदम है और हमने उसको उठाना आरंभ भी किया है। क्या क्या किया है मैंने आपको बतलाया। दूसरी बात, व्यक्तिगत रूप से मुझे कुछ प्रायश्चित करना चाहिए, वो मैं रोज अपनी पूजा में कर रहा हूं। रोज उसके लिए विशिष्ट जप और स्तोत्र पाठ आदि मैं कर रहा हूं। तीसरी बात,
जिस स्थान में ये कुछ हुआ वहां आपके भगवान का यह अपराध है, और इसलिए वहां के पापक क्षालन के लिए और हमारे इस दोष के पाप के परिमार्जन के लिए हम लोगों ने वहां पर अनुष्ठान आरंभ किए हैं। माना जा रहा है कि एसआईटी किसी भी वक्त शासन को अंतिम रिपोर्ट सौंप सकती है, जिसके बाद ये रिपोर्ट दिल्ली पहुंचेगी। एसआईटी की जांच संपन्न होने के बाद सवाल उठ रहे हैं कि क्या सरकार सीबीआई जांच की सिफारिश करेगी। सीबीआई जांच को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी दाखिल हो चुकी है। फिलहाल कोर्ट ने केंद्र राज्य सरकार से जवाब मांगा है। 13 जून को गठित एसआईटी की फाइनल रिपोर्ट तैयार है। सूत्रों के मुताबिक एसआईटी की रिपोर्ट में प्रबंधन में बड़े बदलाव और जवाबदेही तय करने की सिफारिश की गई है। रिपोर्ट में चढ़ावे के संग्रह और गणना प्रक्रिया में खामियों पर फोकस किया गया है। एआई आधारित सुरक्षा और निगरानी प्रणाली लागू करने की सिफारिश की गई है। एसओपी के पालन में लापरवाही पर जवाबदेही तय करने की सिफारिश की गई है। चढ़ावा चोरी रोकने के लिए मंदिर की प्रबंधन व्यवस्था मजबूत करने पर जोर दिया गया है। दूसरी तरफ एसआईटी की प्रारंभिक रिपोर्ट के बाद गिरफ्तार 8 आरोपियों पर पुलिस ने शिकंजा कस दिया है। पुलिस ने आरोपी रमाशंकर मिश्रा और रिटायर्ड बैंक कर्मी सुभाष श्रीवास्तव को 14 घंटे की रिमांड पर लिया हुआ है। सवाल करोड़ों भक्तों की आस्था का है। ऐसे में क्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी के बाद सरकार ने पूरे देश के मंदिरों में दान चोरी ना हो सके, इसके लिए पूरे इंतजाम कर लिए हैं? इन सवालों के साथ करोड़ों लोग सरकार की तरफ उम्मीद की निगाहों से देख रहे हैं और ऐसे हालात के बीच भी अयोध्या में भक्तों के आने में कोई कमी नहीं दिख रही है। अयोध्या दर्शनार्थियों की बात की जाए तो दर्शनार्थियों की संख्या जो है 50 से 60 हजार दर्शनार्थी पर डे अयोध्या दर्शन करने आ रहे हैं और अयोध्या अपने रामलला का दर्शन ही कर नहीं बल्कि रामलला को चढ़ावा भी चढ़ा रहे हैं। भीड़ तो कम नहीं हुई है, भीड़ तो आ रही है, लेकिन जो भी आरोपी हैं उनको गिरफ्तार किया जाए। इस रूमर का जो आपको फर्क दिखा होगा केवल 1 हफ्ते का था, अभी मौके पे अगर देखा जाए करीब 4-5 दिन से तो पब्लिक बढ़ी हुई है। भीड़ कितनी आ रही है? भीड़ बहुत आ रही है सर। व्यापार आपका? व्यापार सही है सर। लगभग कितनी भीड़ आ जाती होगी? लगभग 4 से 5 लाख। तो जैसा करेगा उसे सजा मिलेगी। बाकी व्यापार की बात है, व्यापार जिसका जैसा चल रहा है बढ़िया चल रहा है। दर्शनार्थी भी खुश है, आते हैं दर्शन करते हैं और चले जाते हैं।